ln of natural numbers and convergence. Value of the function is definition at of the sequence belonging to capital N. Sequence is denoted by function is sign on the SN. Capital N of natural numbers, the value of the function is at belonging to capital N is denoted by sequence SN or sequence UN. That is सीक्वेंस जो आपका हो गया, इसके टर्म्स हो जाते हैं आपके. फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था कि इस टाइप के हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए आपने ले लिया सीक्वेंस 1/n, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, पुट n = 1 एंड सेकंड टर्म n = 2 पुट, तो 1/2 हो गया. nth टर्म क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा. ऐसे सो ऑन आपका सीक्वेंस जो है वो आपका रन करेगा. मेनली क्या होता है इसमें, ये जो आप 1/n लिखते हैं तो इसका मीन्स आपने इस ब्रैकेट लिख दिया, ये सीक्वेंस ब्रैकेट कहलाता है. इसके एक साइड टाइप का सिंबल होता है, इस टाइप का तो सीक्वेंस ब्रैकेट कहते हैं. तो इस टाइप के ब्रैकेट हो या कर्ली ब्रैकेट हो, ये भी सीक्वेंस को डिनोट करता है. कुछ बुक्स ने आपका SN इस टाइप का सिंबल भी लिया है, तो ये भी आपका सीक्वेंस ब्रैकेट है. इसको लिखने का मीन्स ये है कि आपके ने पूरी सीरीज लिख दी, पूरा सीक्वेंस लिख दिया, जिसका आप फर्स्ट टर्म जो है आप निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, आप nth टर्म निकाल सकते हैं, और कोई भी आपको टर्म निकालना हो निकाल सकते हैं. एक एग्जांपल हमने और किया है इसमें NQ का. मीन्स कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, लाखों सीक्वेंस है वर्ल्ड में, लेकिन उसमें से 2-3 आपको हम बता रहे हैं जो ज्यादा यूज करते हैं. तो एक आपका और सीक्वेंस आ गया NQ सीक्वेंस, दैट मींस 1,8,27 ... n³ ... इंफिनिट तक ही चला जाएगा. मींस उस फर्स्ट टर्म पुट n = 1, तो 1 का क्यूब तो 1 आ गया. सेकंड टर्म पुट n = 2, तो 8 आ गया. इस टाइप से nth टर्म भी निकाल सकते हैं, और जनरल आप उसको इनफिनिट तक ले आ सकते हैं. इसी में एक ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस भी होता है, लेकिन अभी वो आपको बताया नहीं है, उसके बाद बताएंगे. लेकिन आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया -1 की पावर n, तो आप इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसी टाइप से ये n = 1 पुट कर दिया, -1 आ गया. n = 2 पुट कर दिया, 1 आ गया. n = 3 पुट कर दिया, उस थर्ड टर्म -1 फिर आ गया, क्योंकि -1 की पावर क्यूब क्या हो गया, -1 हो गया. nth टर्म क्या आएगा, अब यहाँ पे nth आप इवन भी ले सकते हैं, और भी तो जैसा आपको गिवन होगा उसी टाइप से आप लोग इसमें वर्क करेंगे, और डॉट डॉट करके आप इनफिनिट तक की ले जाएंगे. तो ये इस टाइप का आपको उसमें यदि जनरल टर्म में डिनोट करना चाहते हैं, देखिए इसका जनरल टर्म दिया है. SN कोई सीक्वेंस था, उसको जनरली आप क्या कहोगे, S1 S2 S3 ... SN. शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है ये, इसका मतलब आप ये समझते हैं. ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से टर्म है. SN टर्म nth टर्म आप लिखते हैं सीक्वेंस में, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं. तो इसके बाद इसकी आती है रेंज. ये डेफिनेशन आपके फिल्म में सिलेबस में भी है, तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको यहाँ समझा देंगे, आप लर्न भी कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपकी जैसे रेंज ऑफ द सीक्वेंस हो गई. रेंज क्या होगी इस सीक्वेंस की? सीक्वेंस की रेंज जो होती है उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं. हो सकता है जैसे कोई सीक्वेंस आपने रिपीट कर रहा हूं, जैसे इस वाले सीक्वेंस में, थर्ड सीक्वेंस में आप देखिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है रिपीट कर रहा है, -1 1 -1 इस टाइप से चल रहा है अल्टरनेट. तो आपके लिए क्या है कि डिस्टिंक्ट जो टर्म आए वो आपके रेंज कहलाते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू में आप समझ सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए दिया सीक्वेंस 1/n, तो इसका पहले आपने इसको एक्सप्लेन कर लिया कि किस टाइप से इसको डिनोट करेंगे. तो उसको आपने ये लिखा कि इसके फर्स्ट टर्म्स निकाल लिए. टर्म्स निकाले तो फर्स्ट टर्म इसका 1 आ गया, n = 1 पुट करने पर, n = 2 पुट करने पर 1/2 आ गया. इस टाइप से आपने पूरी सीक्वेंस लिख दी है. इसके कुछ टर्म आपने दिखा दिए और जनरल टर्म दिखा दिया. आपको कोई भी पर्टिकुलर टर्म चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं. तो इसकी रेंज क्या होगी? एक्चुअल में आप इसमें देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं.
ठीक है, 1 डिफरेंट है 1/2 के 1/3 के, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं सारे इसकी रेंज में आ जाएंगे और कहाँ तक की चले जाएंगे, जहां तक की आप ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसी डेफिनेशन कभी कभार आ जाती है, डिफाइन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले आपको समझ में आए कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट होता क्या है, देन तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में। तो रेंज के ऊपर बात होती है, इसकी रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट थे और इनफाइनाइट थे, तो इसका मीन्स आपका क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी के साथ साथ हमने इसका एक सेकंड एग्जांपल दिया है, -1 की पावर n। ये -1 की पावर n है, उसके फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा, सेकंड टर्म ये आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करके आप निकालते जाएंगे तो nth टर्म ये आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, रेंज कैसे निकलेगी? रेंज इसकी जो निकलेगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो देखा जाए तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक आपका आ गया -1, इसके अलावा तो है नहीं कोई, ये भी यही है। इवन होगा तो आपका 1 आ जाएगा और ऑड होगा तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी रेंज जो है -1 और 1 आ गई। तो ये कैसा है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। और एवरी काउंटेबल सेट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनाइट सेट है। इसकी हो सकता है मैं आगे डेफिनेशन भी अलग से दिखाई दो, लेकिन आपको एक ये आइडिया रहना चाहिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होते क्या है। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, इसकी डेफिनेशन। अब जब आप फाइनाइट इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बाउंडेड सीक्वेंस हम आपको इजीली वे में बताएं। बाउंडेड मींस उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू किसी सीक्वेंस की। मान लीजिए कि सीक्वेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई इससे ज्यादा तो इस सीक्वेंस की वैल्यू आ नहीं सकती है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म है। और इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू होगी ये कहाँ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मान लीजिए इसको और बढ़ाते चले जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/100, 1/1000 से बढ़ता चला जाएगा। इसका मीन्स ये 0 की ओर कन्वर्ट करता चला जाएगा। मतलब आपको ये दिखेगा कि ये 0 की ओर जा रहा है। जैसे आप इसको वैल्यू और इंक्रीज करेंगे इसकी n की, तो ये 1/n जो है वो 0 की ओर टेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये लेस देन होगी क्योंकि 0 की ओर जाता हुआ दिख रहा है, टेंड हो रहा है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, 0 से जो है वो 1/n बढ़ा हुआ है और लेस देन इक्वल टू 1 है। 1 तो आपको मिल भी रहा है, 1 मिलेगा या 1 से ज्यादा मिलेगा, तो वो 1 से कम चला जाएगा, ज्यादा नहीं, कम हो जाएगा। दिखाया ना आपको हमने, या तो वैल्यू 1 है, हाँ ये 1 है, या उससे कम होती चली जाएगी। और कहाँ तक जा रही है, 0 की हो जा रही है। तो इसका मतलब है ये अलग सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होगा। और बाउंडेड में, बाउंडेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बाउंडेड बिलो होता है, बाउंडेड अबव होता है। बाउंडेड अबव मींस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो मींस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हाईएस्ट वैल्यू 1 हो गई आपकी और लोएस्ट वैल्यू 0 हो गई। तो इस टाइप से हमने इसको जनरली जब डिफाइन किया तो ये लिख दिया, सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर। एक नंबर स्मॉल के एंड होना चाहिए, यहाँ पर डी हट गया है, स्मॉल के एंड कैपिटल के। ठीक है, तो सच दैट स्मॉल के है मींस लोएस्ट वैल्यू है, ये बाउंडेड बिलो है, और कैपिटल के है जो वो बाउंडेड अबव है। लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए ही टोटल बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। डायरेक्ट में भी आप एक डेफिनेशन देना चाहते हैं तो ये एक इजीली फॉर्म में और डेफिनेशन दी है, इसलिए और लिख दिया है। यदि आप लर्न करेंगे तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बहुत सी डेफिनेशन है, आप बुक में देखेंगे और डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई एक आप लिख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है आपकी, अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded if the range set of Sn is both बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। ये भी सही डेफिनेशन है, मींस उसका रेंज सेट जो है Sn का, उसमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो आपके दोनों हो जाएंगे। तो ऐसा आपका सेट जो है आपका बाउंडेड सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देख लो नेचुरल नंबर का सेट,
एक और एग्जांपल बता रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड नहीं होता है, अनबाउंडेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बाउंडेड बिलो मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ n होता तो आप क्या कहते हैं कि उसको फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकंड टर्म जो उसका 2, थर्ड टर्म 3, डॉट 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 करके आपका इनफाइनाइट की ओर ट्रेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब उसमें बाउंडेड बिलो मिल रहा है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं मिल रहा है, और बाउंडेड अबव नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस जो है बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड सीक्वेंस कब होगा? जब उसका बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों मिले। आप इसी के 2-3 एग्जांपल ये दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, तो इसलिए एक और एग्जांपल हमने दे दिया आपको कि -1 की पावर n, ये क्या बाउंडेड सीक्वेंस है? तो ये कह रहा है कि द सीक्वेंस -1 की पावर n इज बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है? अब आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म देखिए -1 आ रहा है, सेकंड टर्म 1 आ रहा है, थर्ड टर्म -1 आ रहा है, फोर्थ टर्म 1 आ रहा है, ऐसे आपका सो ऑन चलता चला जाएगा। लेकिन आप इसमें एक बात ही देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा नहीं आ रहा, -1 से कम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया? आपका बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। क्यों बाउंडेड हो गया? क्योंकि इसमें आपको बाउंडेड अबव भी मिल रहा है, देखिए 1 मिल रहा है आपको, और बाउंडेड बिलो भी मिल रहा है, -1 ना इससे कम मिल रहा है ना इससे ज्यादा मिल रहा है, इसी के बीच में ये है जो लाई कर रहा है। तो मतलब इस टाइप के सीक्वेंस आपके बाउंडेड सीक्वेंस कराते हैं। एक हमने दूसरा और एग्जांपल दिया जो बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड करके दे दिया हमने कहा कि जब बाउंडेड वाले हैं तो नॉट बाउंडेड से और क्लियर समझ में आएगा आपको। तो इसके लिए हमने आपको n क्यूब का एक एग्जांपल दे दिया, n क्यूब वाला। तो जब आप n क्यूब की बात करते हैं तो ये सीक्वेंस n क्यूब, ठीक है, सीक्वेंस n क्यूब की बात करते हैं तो मीन्स आप बात कर रहे हैं 1 की, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, उस फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म आपका 27, सो ऑन करके। तो इसका मीन्स आपको देखते ही मालूम पड़ रहा होगा इसमें बाउंडेड बिलो मिल रहा है 1, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं मिलेगा। कोई भी आप नंबर रख के देख लीजिए, उससे ज्यादा हम नंबर रख के उससे ज्यादा वैल्यू बता देंगे। इसका मतलब आप इसका बाउंडेड अबव डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको बहुत ही इजी फॉर्म में समझाया है यहाँ पर कि बाउंडेड अबव नो, बाउंडेड बिलो 1। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है बाउंडेड? क्योंकि इसमें जो है इसका हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके बाद आपको हम समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, सिलेबस में देखते जाइएगा। इन सबकी डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, और इन्हीं का आप आगे यूज करके बताते हैं कि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेशन भी आपकी आ सकती है पेपर में, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। दिया हुआ है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो नाम से आपको कुछ समझ में आ जाएगा आइडिया। इफ द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। एकदम सही दिया हुआ है। किसी सीक्वेंस की यदि आपकी रेंज जो है वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो वो सीक्वेंस आपका फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। और इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, मींस अनकाउंटेबल सीक्वेंस, ठीक है। तो इस टाइप का कोई सीक्वेंस यदि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं या उसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। ये डेफिनेशन शायद बुक में नहीं है किसी भी, आप लोग देख सकते हैं, और ऐसे देखने की जरूरत है, आपको नाम से ही मालूम पड़ गया। इसके एक एग्जांपल भी हमने दे दिया कि मान लो किसी को डाउट हो तो एकदम क्लियरली समझ ले। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका फाइनाइट का, ठीक है। तो फाइनाइट के लिए आपने दे दिया है जो बार बार आप यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस -1 की पावर n, तो इसको आपने लिख लिया, उसके टर्म लिख लिए। तो ये आपके फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, कह सकते हैं इसके एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 2 है, इसकी रेंज 2 है। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? -1 और 1। ऐसा सीक्वेंस आपका क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। तो इसका मीन्स इनफाइनाइट कौन सा होगा? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे ये वाला सीक्वेंस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए इसके 3 टर्म में और बढ़ा दिए, कहाँ तक ले जाएंगे? काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप का सीक्वेंस आपका क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है।
ये देखिए सीक्वेंस का सिंबल हो गया, इसको आपने बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपका सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। वही चीज हमने यहाँ लिख दी, इफ द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, यदि फाइनाइट है वो तो बाउंडेड में बता ही के आ रहे हैं, यदि सीक्वेंस आपका फाइनाइट है तो वो काउंटेबल है तो बाउंड हो गई होगा। ठीक है, तो वही चीज हमने दोबारा यहाँ पे लिख दी है कि आप लोगों को और क्लियर समझ आ जाए। द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज अ फाइनाइट सेट ऑलवेज बाउंडेड। सही बात है कि यदि फाइनाइट काउंटेबल है तो हम बता पाएंगे ना उसकी बाउंड्री कहाँ पर है, ये तो हम डिसाइड ही कर लेंगे यदि आपका सीक्वेंस फाइनाइट है। तो वही चीज हमने बता दी यहाँ पर आपको कि किसी को मान लो डाउट होगी हो जाए तो वो और क्लियर हो जाए। इसके बाद जो है मेन जो आपका पार्ट आ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन हम नहीं रहेगा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट क्या होती है किसी सीक्वेंस की, तो ये चीज मेन है आपकी। यदि ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको सीक्वेंस पूरा समझ में आ जाएगा। लिमिट के लिए हमने 3 डेफिनेशन दी है, 3 में से तीनों चीज एक ही बता रही हैं आपको, और तीनों का जो एक ही मेथड है, लेकिन आप कौन सी यूज करेंगे जो आपको इजी लगे वो हम आपका डिसाइड नहीं करेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जो भी आप मेथड यूज करेंगे वो पूरे चैप्टर में वही यूज करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 5 क्वेश्चन इस मेथड से लगा लिए, 5 इससे लगा लिए और 5 इस टाइप से लगा लिए, लेकिन जो भी लगाएंगे एक लगाएंगे और जो आपको सिंबल लगे, ठीक है, वो आप डिसाइड कर लेंगे। हम आपको तीनों एक बार बता दे रहे हैं और जो भी सिंबल वो आप पढ़ देंगे। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट ही आपका कन्वर्ज की ओर ले जाता है आपको। लिमिट मींस वैल्यू आपकी सीक्वेंस की किस ओर टेंड हो रही है, जब आप n टेंड टू इंफिनिटी की ओर ले जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया, थोड़ा सा हम आपको पहले और बता दे रहे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये वाली एग्जांपल देखिए आप, ये आप n टेंड टू इंफिनिटी की ओर ले जाएंगे तो ये कहाँ किसकी ओर जाता वो दिख रहा है, ये 0 की ओर जाता दिख रहा है। तो मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू आपकी 0 की ओर दिखती है जाती हुई, 1/n की, ये हम 0 की ओर टेंड कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज आपकी लिमिट कहलाती है सीक्वेंस की। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, अ नंबर स्मॉल एल, सीक्वेंस को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल है आपका, इसलिए एल ही रखिएगा, इसमें सबने यही यूज किया है। जैसे इसमें जैसे आप कहिए 0 हो गया एल, ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है एग्जांपल के थ्रू। अ नंबर स्मॉल एल is called the limit of a sequence Sn if the difference mod of Sn minus L means आपने Sn को आगे बढ़ा दिया इंफिनिटी की ओर, तो जो है वो L से बहुत ही कम जो है वो उसका डिफरेंस रह जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 को n को बहुत बढ़ाया, तो आप क्या करते हैं 0 की ओर जाते दिख रहे हैं, लेकिन 0 तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, बस 0 के बहुत ही पास है। मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 0.000000001, ठीक है, तो वो क्या है, वो 0 तो नहीं है लेकिन 0 की ओर जाती हुई दिख रही है, तो वो चीज वो आपकी लिमिट कहलाती है। मीन्स जहां हम पहुंचे तो नहीं है लेकिन वहीं की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपकी इसकी लिमिट कहलाती है। तो इसको आप देख सकते हैं कि a number small l is called the limit of a sequence Sn if the difference mod of Sn minus l can be made as small as, बहुत छोटे से छोटी वैल्यू किसकी, Sn की, कब, n tends to infinity पर, we please by taking n sufficiently large v right, मतलब n की वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है, जब हम n की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो Sn है वो किसकी ओर टेंड कर जाएगा, L की ओर टेंड कर जाएगा। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। इन दोनों का डिफरेंस जो है बहुत कम से कम हो जाएगा जब आप n को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इसी को सेकंड आपका दिखाया गया है, इसी चीज को सेकंड हमने इन अदर वर्ड्स करके लिख दिया कि आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। एंड नंबर स्मॉल l is called the limit of the sequence Sn, एक Sn सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये ज्यादा इजी है आपके लिए अभी, क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है सीक्वेंस सीरीज का और रियल एनालिसिस की ओर आप आगे टेंड हो रहे हैं। तो जब आप हायर एजुकेशन में और पढ़ेंगे तो रियल एनालिसिस का ये स्टार्टिंग पार्ट है। स्टार्टिंग पार्ट में आप लोग एकदम सिंपल टाइप से सॉल्व भी कर सकते हैं,
कि Sn यदि आपका कोई सीक्वेंस दिया है जिसका nth टर्म जो है Sn है और उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी वैल्यू करें तो जो वैल्यू आएगी वो L कहलाएगी। ठीक है, जो L जो है आपका लिमिट कहलाएगा। इसको आप या तो n टेंड्स टू इंफिनिटी या इस टाइप से भी लिख सकते हैं। वो अंडरस्टूड रहता है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ही हम आपका चेक कर रहे हैं। लिमिटिंग केस ऑफ Sn इक्वल टू L। ठीक है, तो ये आपके लिए इसलिए दोनों लिख दिया है कि मान लीजिए कोई आप जो डिफरेंट राइटर की बुक पढ़ रहे हैं या फॉरेन राइटर की बुकों में इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है, वो ये टाइप की लैंग्वेज नहीं लिखी है उन्होंने, तो ये भी आपको वही चीज बताता है। अब इसमें एक और डेफिनेशन जो आप और ज्यादा आगे जब बढ़ेंगे तो इसी टाइप की डेफिनेशन लिखनी होती है जब आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा रियल एनालिसिस के बारे में, है चीज वही। ठीक है, तो इसलिए वो ये क्या डेफिनेशन है, आ रियल नंबर स्मॉल एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस Sn if corresponding to any arbitrarily chosen positive number एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, मींस ये बताता है एप्सिलॉन जो है एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो हमने चॉइस की है। किसके लिए, जब Sn को L से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और मॉडुलस वैल्यू, मॉड इसलिए लगाया गया है कि इसको पॉजिटिव लेंगे हमेशा। ठीक है, निगेटिव की ओर नहीं ले जाएंगे। जैसे मान लो आप कहते हो कि L माइनस Sn तो निगेटिव वैल्यू आ गई, तो वो लिखा लेकिन उसके ऊपर मॉड लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा एक छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कब, जब n हम ऐसा लेंगे जो n से बहुत ज्यादा हो, मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m, मतलब l को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है आपका, हम आपको फिर से बता दें। जैसे कि आपने कहा कि 1/n एक सीक्वेंस है, उसके लिए हमने कहा कि Sn हो गया आपका 1/n। अब इसको हमने थोड़ा सी वैल्यू लार्ज की और इसकी लिमिट हम कहते हैं 0 है। मान लीजिए हमने पहले डिसाइड कर दिया कि इसकी लिमिट 0 है 1/n की, तो क्या ये आपका इसकी लिमिट जो है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो इसके लिए हमने कहा कि 1/n एक सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू लो, तो Sn माइनस L करोगे तो वो एक इतनी छोटी वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन, जो कि क्या होगी, 0 की ओर चली जाएगी। इसका मतलब यदि एप्सिलॉन का मीन्स होता है 0 की ओर टेंड होना, ना कि 0 होना। एप्सिलॉन जो है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। आप लोग ने हो सकता पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आप फ्यूचर में जाएंगे जब और तो एप्सिलॉन को आपको बार बार पढ़ना होगा। एप्सिलॉन सिंबल होता है थोड़ा इस टाइप का। एप्सिलॉन ये बताता है कि वैल्यू जो है 0 की ओर टेंड हो रही है, 0 नहीं है। देखो 0 कभी नहीं आएगा। Sn की वैल्यू आप चाहे कितनी भी लिख दें छोटी, लेकिन बड़ी, मतलब n की वैल्यू चाहे जितनी बड़ी लिख दें और Sn की वैल्यू चाहे जितनी छोटी लिख दें, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। 0 की ओर टेंड होते हुए चला जाएगा, लेकिन वो इतने पास होगा L के 0 के कि वो आपका ऑलरेडी 0 ही दिखेगा। लेकिन आप मैथमेटिक्स में ये थोड़ी कह देंगे 0 हो गया, वो उसके लिए उन्होंने एक नया सिंबल बनाया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मींस टेंड्स टू 0। अब इसमें हमने एक आध दो एग्जाम्पल, तो ये पहला एग्जाम्पल 1/n जो बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल इसलिए हमने सेम ले लिया कि आपको वो एग्जाम्पल को जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी डेफिनेशन आप डिफाइन कर सके। कि 1/n ले लिया आपने, उससे पूरी आपने डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया। तो 1/n के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 1/n का यदि आप लिमिट निकालना चाहते हैं तो लिमिट निकालने के लिए आपने क्या कहा, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये वाला। क्योंकि पहले आप L निकाल लो, इसमें दोनों में क्या L निकाल, इसमें L निकाल चुके हैं तब आप देख रहे हैं, इसमें L आपको निकालना है, इसमें इसी का यूज करें आप लोग। तो वो यूज सही लगता है तो वो सही लगता है, तो फिर आप यहाँ पे 0 नहीं दिखाएंगे, तो वहां 1/n माइनस 0 करके मॉड कर देंगे, लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे, उस टाइप से कर देंगे। नहीं तो आप इस टाइप से भी दिखा सकते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले से कि इसमें वैल्यू आपकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या है, 0 की ओर टेंड हो रही है। कब, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी आता है। ठीक है, तो ये 0 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। L मीन्स लिमिटिंग। ठीक है, पूरे बुक में कोई भी आप बुक पढ़े, L मीन्स लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट जहां पे वैल्यू जो है टेंड होती है n टेंड्स टू इंफिनिटी में। इसके लिए हमने एक और एग्जांपल आपको बता दिया कि n/2n+1, क्योंकि सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, आप अपने मन से भी कोई सीक्वेंस बना सकते हैं। सीक्वेंस मीन्स एक टर्म, उसका nth टर्म जिसको हम डिफाइन करेंगे तो n = 1 2 3 नेचुरल नंबर पे ले जाएंगे।
n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 करके, तो n इक्वल टू 1 रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है, n इक्वल टू 2 रख दो, तो क्या आ गया 2/2 इंटू 2 प्लस 1 5 2/5, सिमिलरली 3/7 डॉट डॉट, ये क्या हो गया सिंबल हो गया आपका सीक्वेंस का, इसको आपने डायरेक्ट टाइप से लिखा है। अब इसका हमको निकालना है मेन पॉइंट, ये है लिमिटिंग पॉइंट। इसको लिमिट कैसे इसकी निकालेंगे, तो लिमिट के लिए आपने क्या किया, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ये लिख दीजिएगा। नहीं भी लिखेंगे तो पूरा गलत नहीं होगा, लेकिन आपको जो है एज ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट बिल्कुल एकदम क्लियर लैंग्वेज लिखनी है पेपर में। तो जब आप क्लियर लैंग्वेज लिखेंगे तो आपका अच्छा आउटपुट जाएगा। तो आपने n टेंड्स टू इंफिनिटी में लिखी वैल्यू, तो क्या करेंगे इसको, इसमें आप n यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो n ही दिया हुआ है, नीचे से n कॉमन ले लेंगे, दोनों n कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/2 प्लस 1/n। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लिया आपने, टेकिंग लिमिट, हमने तो एग्जांपल दिया इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, लिखते हैं यहाँ टेकिंग लिमिट, और जैसे ही आप लिमिट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये 1/2 आपका क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ l कहलाएगा। ठीक है, ये l कहलाएगा आपका लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको कुछ समझ में आ रही होगी। यदि ये समझ तो आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ओर हम जाएं, आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आज आपका मेन और सेकंड मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इन्होंने देखा होगा, क्वेश्चन बता देते। कौन सा सर? अदर मेथड्स। हाँ बता देंगे। आज देखो इसमें नहीं लिखा है, शायद हमने लिखा होगा, तो हाँ लिखा तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो हम बता दे रहे हैं आपको, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक अदर मेथड का कन्वर्जेंट में लिख दिया है, यहीं पे हम पहले आपको समझा दे रहे हैं, देन आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बता देंगे। मान लीजिए आपका एक सीक्वेंस 1/n दिया, 1/n इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने ज्यादातर क्वेश्चन 1/n से इसलिए कोशिश की है कि पूरा आपको एक साथ मालूम पड़ जाए। ठीक है, एक ही एग्जांपल से, उसके लिए शायद में एक अल्टरनेटिव एक और एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये एक आपका हम अनदर मेथड से बता दे रहे हैं। आपने क्या कहा कि ये कन्वर्ट करा 0 पर। ठीक है, तो आपने ये पहले लिख दिया, निकाल लिया, ये मानो नहीं भी दिया होता तो भी आप क्या करते, इसको अलग से निकाल लेते कि 1/n हैज द लिमिट 0। ठीक है, आपने इसको डिसाइड कर दिया कि इसकी लिमिट 0 है। ठीक है, यदि इसकी लिमिट 0 है तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ Sn माइनस l, इस पर हम बात करेंगे। Sn क्या है, 1/n माइनस 0। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और आप लिख सकते हैं और क्लियर करने के लिए, वो लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यदि आप इसको लिख रहे हैं तो एक लाइन यहाँ पर और लिख दीजिएगा कि इसके बाद मतलब इक्वल्स को नीचे कर दीजिएगा, इसके बाद एक और लाइन लिख दीजिएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आप 2-3 बार लिख सकते हैं, कहीं पे लिखा था हमने ये वाली वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ पे आप इस टाइप से लिख सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका। n इज ग्रेटर, यहाँ ये लिखा तो था फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आके वैल्यू आपकी 1/n आ गई। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो लेस देन जो है एप्सिलॉन की होगी कब, और यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ से ये समझ आ गया कि जो ये है एप्सिलॉन से कम है, तो इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके बाद यूज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग पॉइंट या कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यदि आपको कन्वर्जेंट दिखाना है तो आप लिख देंगे यूज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वी से दैट mod of Sn minus l less than epsilon for all value of n is greater than equal to m। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ये इसका एक सेकंड फॉर्म हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये इस टाइप से आप सेकंड देख सकते हैं, बुक में और देख लीजिएगा आप लोग, यदि आपको कोई ऐसे डाउट लगेगा बुक में भी आप देखेंगे किसी राइटर की दोनों मेथड दिए हुए हैं, तो दोनों आप जब आप देखेंगे तो आपको जो ज्यादा इजी लगे उससे आप सॉल्व करिए, और उसके बाद भी यदि कोई मेथड नहीं आएगा तो आप हमसे फोन कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम आपको उससे समझा देंगे, या आप कहेंगे तो एक आध एग्जांपल इसका और लिख देंगे, लेकिन आप रखेंगे एक ही मेथड, ये वाला या दूसरा वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक आपको बता दिया, अब मेनली आपको कन्वर्जेंट के बारे में बता दें। A sequence Sn is said to be convergent। कन्वर्जेंट कब कहलाता है,
देखिए लिमिट तो आपने निकाल ली, लिमिट निकालना तो हम सीख गए, लेकिन क्या है कि आपको इसके बाद सीक्वेंस को बताना है। तो हमारे सीक्वेंस 3 टाइप की हो जाते हैं यहाँ से, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो आपको ये डिसाइड करना है कि तीनों में से हमारा सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, सीक्वेंस क्या जो आपको पेपर में आएगा या आपके जो दिया हुआ सीक्वेंस है क्वेश्चन में, उसमें क्या है, वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है कि आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। पूरे यूनिट में आपको यही डिसाइड करना है, सीक्वेंस में भी और सीरीज में भी। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई वर्क नहीं दिया है। कि आपको डिसाइड करना है कि उसकी लिमिट क्या है ज्यादा से ज्यादा, और वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि वो आपका ऑसिलेटरी है। तो सबसे पहले हम आज आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बता रहे हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, जिसकी लिमिट डिफाइन हो, डेफिनेट लिमिट कह दिया हमने। ठीक है, मीन्स उसकी लिमिट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ना आए, या फिर -1 + 1 ना आए। मान लीजिए जैसे लिमिट आ गई -1 + 1, तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि उसकी लिमिट क्या है। तो आधे स्टूडेंट कहेंगे -1 है, आधे स्टूडेंट कहेंगे +1 है, तो ये नहीं आपकी डिसाइड हो रही है। तो वो सीक्वेंस आपके कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती हैं, जिसकी लिमिट आप डिफाइन कर सको, डेफिनेट लिमिट होती है जिसकी। तो ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है, a sequence Sn is said to be convergent if it tends to a definite limit of L। डेफिनेट के लिए आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया, वही वाला कि आपने लिमिट L निकाल दी। देखो यहाँ पर कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आपको लिमिट निकालना एक सेकंड प्रोसेस हो गया। लिमिट आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, तब आप डिसाइड कर रहे हैं कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट। लिमिट निकालना है तो यही प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंट डिसाइड करना जो है वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो यदि हमें केवल कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी डिसाइड करना है, तो इसका मतलब आपकी लिमिट आपने निकाल ली है। और जब लिमिट निकाल ली है तो उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू रख दी, या डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज कर दिया कि इसकी लिमिट डेफिनेट है, तो ये सीक्वेंस जो है आपका कन्वर्ट करेगा। नहीं आप उस टाइप से दिखाना चाहते हो तो उसका सेकंड फॉर्मूला दिखा सकते हो कि आपने क्या लिमिट निकाली, तो आपने उसको क्या है अपने सीक्वेंस के nth टर्म से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, मॉड ऑफ Sn माइनस स्मॉल l कर दिया, जो कि क्या होगा, यदि वो लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन को डिफाइन नहीं करना आपको, एप्सिलॉन सभी लोग जानते हैं, हो सकता है आपने भी पहले कभी पढ़ा हो, लेकिन जो आपका कॉपी चेक कर रहा है या आप जिसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या वो एप्सिलॉन के बारे में जानते हैं। एप्सिलॉन के बारे में ये होती है वैल्यू कि टेंस टू 0। ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। तो इसके लिए आपने क्या किया कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब n को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तब आपकी जो वैल्यू है Sn माइनस एल की मॉड पे लेस देन एप्सिलॉन आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया, इसको इसमें एक एग्जांपल ये वाला फर्स्ट वाला कि इसमें दिया हुआ है 0 इसकी लिमिट है, तो और आपको क्या डिसाइड करना है, केवल कन्वर्जेंट डिसाइड करना है। ना होता तो पहले लिमिट निकाल लेते, लिमिट निकालने के बाद हम डिसाइड कर देते, लेकिन इस सीक्वेंस एग्जांपल में हमने दिया है कि इसका कन्वर्ट कर रहा है 0 पर। अब आप इसको चेक करो कि ये नहीं कन्वर्ट कर रहा है 0 पर, दिखाना है आपको, मतलब 0 लिमिट दी है, आपको दिखाना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंस मींस आपका कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है, ऑसिलेटरी भी हो सकता है। तो आपने इसमें दिखा दिया कि 1/n की लिमिट जो है वो 0 रखता है। अब इसको आपने दिखा दिया कि Sn माइनस एल करो मॉड पर, तो 1/n माइनस 0 आएगा। जब आपने n क्या सफिशिएंटली लार्ज ले लिया, ठीक है, तो आपका n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका 1/n माइनस 0 की मॉड वैल्यू जो है वो 1/n आ गई, जो लेस देन जो है आपका एप्सिलॉन हो गया। और एप्सिलॉन जो है वो आपका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए जो है आपकी ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट होगा। अब सेकंड इसका आ गया आपका, इसमें क्या दिया है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये Sn जो है वो कन्वर्ज करता है 1/2 पर। तो ये आपको डिसाइड करना है कि या दिया भी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी दिया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल में दिया हुआ 1/2 में, तो इसमें आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। तो हमने एक उसमें मेथड लगा दिया कि वी नो स्मॉल l इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn इफ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू स्मॉल l। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका होता है प्रेजेंट का कि आपने डेफिनेशन भी लिख दी, ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छे से प्रेजेंट हो गया, क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, लिमिट ऑफ Sn ने किया क्योंकि हमने कुछ इंटरनेशनल सिंबल भी यूज किए कि आपको इससे डाउट ना हो।
मतलब डिफरेंट थोड़ा हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंट के लिए हमने केवल लिमिट एसएन लिख दिया है। लिमिट एसएन क्या होगा, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी, थोड़ा सा सिंपल लिख दिया कि दोनों चीजें आपको ध्यान रहे। तो इसको आपको क्या दिखाना है, इसकी लिमिट लेनी है। कोशिश ये रहती है कि इंफिनिटी नहीं ले जाना, हमको एक वैल्यू निकालनी मिल जाए, कन्वर्ट कर जाए, क्योंकि ये मान के चलो यदि सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है तो वही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है मैथमेटिक्स में। डाइवर्ज कर जाए, ऑक्सिलेटरी का भी है लेकिन बहुत कम है, डाइवर्जेंट का तो बिल्कुल रेयर है कुछ आउटपुट, मतलब उससे कुछ नई रिसर्च नहीं कर सकते आप। बस केवल हाँ ये डिसाइड कर दिया कि हाँ ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंट का बेनिफिट होता है, इसी को आप आगे रिसर्च में ले जाते हैं। तो सीक्वेंस की आपकी कोशिश रहती है कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज ही करे, ठीक है। तो आपने इसमें कोशिश की तो आपने क्या किया, एन क्यूब को इसमें कॉमन ले लिया, नीचे भी एन क्यूब को कॉमन ले लिया। जब दोनों में एन क्यूब कॉमन ले लिए तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये वैल्यू आ गई, अब टेकिंग लिमिट ले ली, लिमिट ले लीजिए तो टर्म जीरो हो गए ये सारे टर्म। ये क्या आ गया 1/2, 1/2 क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है। अब ये फाइनाइट क्वांटिटी है तो इसको कन्वर्ट करेगी यूजिंग द इक्वेशन, वो डेफिनेशन सेकंड, ठीक है। ये कहां पर आ गए हम, हाँ ये आप कन्वर्ट करेगी। इसके बाद आप दिखा भी सकते हैं इस टाइप से भी कि आपका ये सीक्वेंस जो है वो एज द लिमिट 1/2 एंड दैट इज मॉड ऑफ एसएन माइनस एल करके इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। ये आप जरूर लिखेंगे यदि ये डिफाइन कर रहे हैं तो, ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मीन्स आपने उसको बढ़ा दिया है, लार्ज कर दिया है, इंक्रीज कर दी है वैल्यू। और हो सकता है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, हमने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लियर समझ आया आपको, कुछ डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल ले लिया हमने इस टाइप से। तो एक और एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, 1/2 की पावर n, ठीक है। ये कर रहा है कन्वर्ज जीरो पर, आपको दिया हुआ है, नहीं भी दिया है तो आप निकाल सकते हैं आपको। तो वी नो दैट लिख देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू एल होता है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल्स आ गया आपका लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर एन, टेकिंग लिमिट। अब यहाँ पर जो 2 है 2 की पावर इंफिनिटी है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपने पढ़ा होगा ए पर डिपेंड करता है पावर। यदि ए इक्वल टू लेस देन 1 है तो वैल्यू 0 आती है, ठीक है। ए इक्वल टू 1 है तो वैल्यू जो है इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, और ए इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू इनफाइनाइट आती है। अभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मैथमेटिक्स में यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि 10 में से 5 लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, 3 वैल्यू लिख देंगे, ए लेस देन 1, ए इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए की पावर स्मॉल एन, और उसके बाद दे देंगे आपको कि आप वैल्यू निकालो। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए कि ए पर डिपेंड करता है इंफिनिटी। यदि यहाँ पर ए जो है वो लेस देन 1 है तो इसका मीन्स क्या हो गया, लेस देन 1.5 की पावर इंफिनिटी, तो यहाँ क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। ए इक्वल टू 1 है तो वो क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता, जिसको आप लिमिटिंग केस लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यदि ए इज ग्रेटर देन 1 है, जैसे हमने यहाँ पे दिया है 2 की पावर इंफिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये एक आपको अच्छा क्वेश्चन आ गया जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा। अब इसकी वैल्यू 0 आ गई, 0 जो वैल्यू आ गई उससे ये आपको मालूम पड़ा कि ये सीरीज जो है वो डिफाइन हो सकता है। 0 डिफाइन है आपका, ठीक है। इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है लेकिन 0 डिफाइन है, तो 0 एक डेफिनेट वैल्यू है। तो डेफिनेट वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट द इवेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये आपने जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है उसकी हेल्प से आपने क्या कह दिया, ये कन्वर्जेंट है। यहाँ पे लिखा दिया है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस स्मॉल एल इक्वल टू 0 देन सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट टू 0। ये आपको यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये तो कुछ सिंपल टाइप के एग्जांपल हो गए, कुछ अब स्टैंडर्ड एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं आज। कम से कम कन्वर्जन तक तो हम आज बता ही देंगे आपको। तो ये हमने आपको बता दिया ये वाली वैल्यूज,
show that the sequence Sn defined by Sn equals means उसका nth टर्म दिया हुआ है for r value of n belonging to कैपिटल N कन्वर्जेंट। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है, ये आपको दिखाना है। तो डाउट है क्या किसी को? तो अपना थोड़ा ऑडियो ऑफ कर दीजिए तो सही रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं हो जाती है। तो आप लोग ये देखिए, इस टाइप की वैल्यू आ गई। आपने क्या कहा कि एक सीक्वेंस है Sn जिसका nth टर्म जो है वो ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मीन्स इसको आपको ये दिखाना है कि कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से। वी नो दैट लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू स्मॉल h। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है, जो भी इसकी लिमिट आए। यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हुआ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या आपका ऑक्सीलेटरी। यहाँ पे तो आपने ये कह दिया कि इसका nth टर्म निकाल लें, वो आपकी जो वैल्यू है वो स्मॉल h हो जाएगी। ठीक है, तो इसको Sn का आपको nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये निगेटिव दिया हुआ है √n+1 माइनस √n। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्लस वाले से इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे पॉजिटिव दिया होता तो यहाँ पे दोनों जगह आप क्या करते, निगेटिव कर देते। ठीक है, उससे ये हेल्प हो जाएगी कि आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट्स में, और नीचे आ गया a प्लस बी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और अपॉन a प्लस बी। इसको आपने सॉल्व किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको आपने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया n+1 माइनस n अपॉन √n+1 प्लस √n, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी आपको ये सीक्वेंस का nth टर्म इस टाइप से मिल गया। इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने शायद नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, n कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका टर्म। इक्वल करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 अपॉन √n+1 प्लस √n। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको और क्लियर समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इनको निकालनी है लिमिट। लिमिट निकालेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे कि सीक्वेंस जो है आपका कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है कि ऑक्सीलेटरी है। तो सबसे पहले हम निकालने इसकी लिमिट। लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, h टेंड्स टू इंफिनिटी पर इसको टेस्ट करेंगे Sn को। Sn को जब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी में टेस्ट करेंगे तो मतलब इसको टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करेंगे मींस इसी को टेस्ट कर रहे हैं जो हमको दिया हुआ है Sn को। ठीक है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे हमने चेक किया तो यहाँ क्या हो रहा होगा, इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट। तो ये जो इनफाइनाइट है तो पूरी टर्म नीचे वाला डिनोमिनेटर का इनफाइनाइट हो गया होगा। जैसे ही इनफाइनाइट होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट आ गया, जो आपने लिमिट ले ली, टेकिंग लिमिट करके दिखा दिया। यहाँ पे दिखाना चाहिए था, बंदा इनफाइनाइट लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ अच्छा ठीक किया है तो नहीं, यहाँ पे टेस्ट किया है टेकिंग लिमिट ली तो बंदा इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आई ना सभी को। ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। 0 क्या है, डिफाइन है। और लिमिट क्या कहती है, यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट जो है डेफिनिट है तो वो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाइवर्जेंट की बात आ गई। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम सोच रहे हैं कि आज आपको इसकी डेफिनेशन तो बताई दें। ठीक है, यहाँ तक कि मोनोटोनिक तक, उसके बाद जो है इसके और क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डाइवर्जेंट बता दे रहे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस ये होता है आपका सीक्वेंस Sn विच डाइवर्ज टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। मींस यदि आपने लिमिट निकाली और लिमिट आ गई आपकी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट ना कहला के डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो इससे ना चेंज हो गया, नाम ऐसे आएगा कि टेस्ट द कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंट जब आपने टेस्ट किया और उसकी लिमिट आ गई इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो ऐसा सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। उसके लिए हमने आपको 2-3 एग्जांपल दिखाए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका हो गया 2 की पावर n। 2 की पावर n एक एग्जांपल है जिसका फर्स्ट टर्म तो 2 होगा, सेकंड टर्म 2 क्यूब होगा, थर्ड टर्म 2 की पावर क्यूब होगा और डॉट डॉट nth टर्म 2 की पावर n होगा, डॉट 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 करके बढ़ती चला जाएगा। ठीक है, अब ये डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, इसको हमने दिखाया नहीं, लेकिन अभी आप करके आए हैं कि 2 की पावर इंफिनिटी ले लेंगे लिमिट। जैसे आप लिमिट इसकी टेस्ट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी 2 की पावर इनफाइनाइट। 2 की पावर इनफाइनाइट
यहाँ पर a जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी वो इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस इंफिनिटी इसका मतलब वो सीक्वेंस वाला क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देख लो, -2 की पावर n। ठीक है, -2 की पावर n सीक्वेंस जो है उसका टर्म देखो, उस फर्स्ट टर्म इज -2, सेकंड टर्म -4, n इक्वल टू 2 रखने पे, थर्ड टर्म -6, n इक्वल टू 3 रखने पर -6 आ गया। nth टर्म क्या आएगा, -2n, और आपने बढ़ा दिया इसको, तो ये आपका जो है वो इनफाइनाइट की ओर टेंड कर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -2n टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। तो जब ये आपकी माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या गई, माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट नहीं रह गया। और थर्ड आपका इसी टाइप से आप एन क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो एन क्यूब में क्या आएगा, उसके टर्म निकाल दिए, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट 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 एन क्यूब। ठीक है, इसको आपने सो ऑन कर दिया, सो ऑन करेंगे तो इसका आपका ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये भी आपका इनफाइनाइट की ओर चलता चला जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाइवर्जेंट की बात हो गई। और ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस की बात आ गई आपकी। ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं, वो सीक्वेंस जो ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, वो आपके ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाते हैं। नाइदर नॉर मींस तीन ही हो गए। ठीक है, ऑक्सिलेटरी में यदि हम ये कहते हैं कि जो आपको कहीं पर भी जाते हुए ना दिखे, ठीक है, तो वो डेफिनेशन सही है। इसमें मतलब यदि कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है, तो वो क्या होगा, वो थर्ड फॉर्म में ही जाएगा। ठीक है, इससे ये डेफिनेशन से मालूम पड़ता है। A sequence which is neither convergent nor divergent is said to be a oscillatory sequence. That means ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लो, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट ऑक्सिलेटरी और इनफाइनाइट। तो सबसे पहले फाइनाइट का एग्जांपल दे रहे हैं, -1 की पावर है, जिसमें कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ पर जाके कन्वर्ज करेगी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि -1 में भी जा सकती है, कुछ कहेंगे +1 में भी जा सकती है, तो ये आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो -1 +1 में कहाँ जाएगी, तो ये क्या होगा, थर्ड फॉर्म में चली गई। लेकिन ये फाइनाइट है वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल सेट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड आपका क्या आ गया, सीक्वेंस, ये एक और लिख दिया हमने एग्जांपल ऑक्सिलेटरी का, इस टाइप का सीक्वेंस। अब इसमें क्या है कि एक तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सीक्वेंस जो है कि प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है कि माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, टेंड हो सकता है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये प्लस इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो ये हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा सीक्वेंस आपका इनफाइनाइटली ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है। इसके और एग्जांपल आप देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें आज लगता है कि आज सही है। अब नेक्स्ट टर्म कल आपको पढ़ा